हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्जाम स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 166 सॉल्व करेंगे। आज के प्रैक्टिस टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, एमडीटी किस बीमारी में दी जाती है? पोलियो, टीबी, लेप्रोसी, एड्स। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लेप्रोसी। यहाँ पर समझते हैं एमडीटी, जिसका की फुल फॉर्म होता है मल्टी ड्रग थेरेपी। इसमें मल्टी ड्रग थेरेपी ये लेप्रोसी में देने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इससे संबंधित जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पर दिया गया है, उसको हम लोग अभी समझेंगे। लेप्रोसी, जिसका कि दूसरा नाम हैंसन्स डिजीज भी है, is an infectious disease that causes severe disfiguring skin sores and nerve damage in the arms, legs and skin areas around the body। तो इसमें जो प्रॉब्लम होती है, एक पहली बात तो लेप्रोसी को हैंसन्स डिजीज भी कहते हैं और एक इन्फेक्शियस डिजीज है। इसका मतलब है ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली बीमारी है। इसके कारण नर्व डैमेज होती हैं, स्किन पर सोर्स आ जाते हैं। इस प्रकार से इसमें प्रॉब्लम्स होती हैं और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 3 से 5 साल होता है। तो लेप्रोसी का जो बैक्टीरिया होता है, इसको कहते हैं माइकोबैक्टीरियम लेप्री। अब बात होती है कि इसमें किस टाइप से दवाएं चलती हैं। तो दवाएं इसमें 3 चलती हैं, जिसको कि एमडीटी के रूप में एक ही पत्ता इसमें दिया जाता है, एक ही ब्लिस्टर दिया जाता है। तो पहली इसमें जो सम्मिलित होती है रिफाम्सिन 10 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से चलाई जाती है। क्लोफाजिमीन 1 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से चलती है। और डेप्सोन ये 2 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से चलती। तो इस प्रकार से ये 3 दवाएं लेप्रोसी में चलाई जाती हैं। और ये जो रेजिमेंट था इनका 3 दवाओं का, ये कब से शुरू हुआ, ऐसा भी क्वेश्चन 1-2 बार पूछा जा चुका है। तो ये शुरू हुआ था 1983 से नेशनल लेप्रोसी एरेडिकेशन प्रोग्राम में, जिसको NLEP भी बोलते हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट इसके पॉइंट थे लेप्रोसी से संबंधित, वो आपको बता दिए गए हैं। तो इनमें से कुछ भी आ सकता है। एमडीटी लेप्रोसी में दी गई है। लेप्रोसी का बैक्टीरिया, लेप्रोसी कॉन्टेजियस डिजीज है, इन्फेक्शियस डिजीज है। 1983 से इसका रेजिमेंट चलाया जा रहा है, 3 दवाएं चलती हैं। नेशनल लेप्रोसी रेडिकेशन प्रोग्राम 1983 में शुरू हुआ था। तो इस प्रकार से जो मेन इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये आपके सामने अभी बता दिए गए हैं। इनमें से आवश्यक है कि आप सभी पर फोकस करें, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हाई बीपी की कॉम्प्लिकेशंस में से एक है, ए मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, बी एक्सीलरेटेड हाइपरटेंशन, सी एक्यूट आर्टेरियल ऑक्लूजन, इरिवर्सिबल इस्चीमिया। देखिए, जब भी हाई बीपी की जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसकी कई होती हैं, लेकिन चूंकि हमें ऑप्शन के अंतर्गत ही बताना पड़ेगा, तो इसमें जो हाई बीपी की कॉम्प्लिकेशन है ये होता है हार्ट अटैक, जिसको कि मेडिकल भाषा में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोला जाता है। इसका जो मुख्य काम क्या होता है कि जब हृदय को जो कोरोनरी आर्टरीज हैं ब्लड सप्लाई करती हैं, क्योंकि आर्टरी का काम होता है शरीर के प्रत्येक अंगों तक, प्रत्येक कोशिका तक शुद्ध रुधिर पहुंचाना। अब शुद्ध रुधिर प्रत्येक अंग तक पहुंचता है आर्टरी के द्वारा, लेकिन चूंकि हार्ट भी होता है जो 24/7 काम करता रहता है, कभी रेस्ट नहीं करता है, तो उस हिसाब से इसको भी ब्लड सप्लाई की लगातार और जल्दी और तेज जरूरत पड़ती है। तो इसको, हार्ट को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है कोरोनरी आर्टरी। जब कोरोनरी आर्टरी में प्लाक जमा हो जाता है तो बीपी क्या हो जाता है, व्यक्ति का बीपी बढ़ जाएगा और हार्ट अटैक की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मायोकार्डियल
इन्फार्क्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्रॉनिक मिडिल ईयर इन्फेक्शन की कॉम्प्लिकेशंस में एक है ऑप्शन ए एक्यूट एंड क्रॉनिक मैस्टोइडाइटिस, बी इरिवर्सिबल हियरिंग लॉस, सी इन्फेक्शन, डी इंटरनल इंजरी। तो क्रॉनिक मिडिल ईयर इन्फेक्शन है, मतलब बहुत समय से इन्फेक्शन हो रहा है, अचानक नहीं हुआ है मिडिल ईयर में। तो इसकी एक जो कॉम्प्लिकेशन होती है ये होती है एक्यूट एंड क्रॉनिक मैस्टोइडाइटिस। तो इसलिए इसका पहला ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट ब्लीडिंग द मेडिकल expressions are slow pulse, low blood pressure, bright red blood and vomit, intense bright red vomiting, rapid pulse, decrease in blood pressure, fatigue, normal blood pressure and fast pulse। जीआई ट्रैक्ट की ब्लीडिंग है किसी पेशेंट में, तो इसमें से पूछ रहे हैं कि क्या क्या मेडिकल एक्सप्रेशन, मतलब आप समझ सकते हैं क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो जब भी जीआई ट्रैक्ट में ब्लीडिंग होती है तो क्या होगा, एक तो इंटेंस रेड ब्राइट वॉमिटिंग होगी, क्योंकि ब्लड के कारण ये क्या होती है, वॉमिटिंग जो होती है वो रेड होती है और इंटेंस होती है, चमकीली लाल होती है। रैपिड पल्स, पल्स तेज चलेगी आदमी की, और डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर में कमी आती है। तो इस प्रकार से जो जीआई ट्रैक्ट ब्लीडिंग के डिसऑर्डर हैं, मेडिकल एक्सप्रेशन से ये तीनों हो जाएंगे, इसलिए तीसरा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपेंडिसाइटिस का रोगी दर्द की शिकायत करता है, नर्स किसके द्वारा दर्द को कम कर सकती है? ऑप्शन ए दर्द निवारक औषधियां देकर, आइस बैग लगाकर, आराम व औषधि देकर, पोजीशन व आराम देकर। तो देखिए अपेंडिक्स हमारे शरीर में एक वर्तमान में क्या है, एक अवशेषी अंग है। पुराने समय में पहले ये मनुष्य में काम करती थी, और जो भी मनुष्य सेलुलोज वगैरह ज्यादा खाता था तो उसको पचाने का कार्य किया जाता था, लेकिन वर्तमान में यह एक अवशेषी अंग के रूप में शरीर में रह गई है। और जब इसमें कोई खाना चला जाता है, किसी प्रकार के खाने के कण चले गए हैं, तो वो चूंकि पच नहीं पाते हैं, जब पच नहीं पाते हैं तो वहां पर अपेंडिक्स में प्रॉब्लम होती, जिसको हम लोग बोलते हैं अपेंडिसाइटिस, मींस अपेंडिक्स में होने वाला इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन। तो बहुत तेज दर्द होता है, इसके कारण इसमें नर्स रोगी को दर्द कम करने के लिए क्या करती है, तो आइस बैग लगा करके इसको दर्द कम किया जाता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब आइस बैग समझते हैं क्या होता है। अप्लाइंग एन आइस पैक टू दी इंसिजन साइट आफ्टर एन अपेंडेक्टोमी कैन हेल्प रिड्यूस स्वेलिंग एंड नम द एरिया। तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया है, तो वहां पर बहुत तेज दर्द है, उसको कम करने के लिए आइस पैक लगाए जाएंगे। उसका कारण क्या होगा, जिससे कि जो सूजन है वो कम हो जाएगी, और वो जितना भी एरिया है वो शून्य हो जाएगा, नम हो जाएगा, जिससे कि आराम आपको दर्द में मिल जाएगा। रैप द आइस पैक इन ए क्लॉथ टू अवॉइड डायरेक्ट कांटेक्ट विद द स्किन। और ऐसा करना है कि डायरेक्ट हमें आइस नहीं करना है, किसी कपड़े में लपेट करके ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर होगा आइस बैग लगाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक्यूट पैंक्रेटाइटिस के रोगी में मुंह द्वारा खाना क्यों रोक दिया जाता है? ऑप्शन ए आमाशयी पीएच को क्षारीय रखने हेतु, बी आमाशयी स्थैतिकता को दूर करने के लिए, सी उदरीय फैलाव को दूर करने के लिए, डी अग्न्याशय स्रावों में कमी के लिए। तो एक्यूट पैंक्रेटाइटिस मतलब अचानक से पैंक्रियाज में होने वाली सूजन या इन्फेक्शन। तो इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को जब ये इस प्रकार की समस्या आ जाती है तो पेशेंट को मना किया जाता है कि आप मुंह से खाना ना खाएं, क्योंकि मुंह से खाना खाएंगे तो आपका जो पैंक्रियाज है वो एक्टिव होगा क्योंकि उससे हार्मोन्स निकलते हैं, और जो भी सीक्रेशंस हैं वो निकलने लगेंगे। तो इसलिए इसको क्या मना किया जाता है कि चूंकि निकलने लगेंगे तो और प्रॉब्लम बढ़ सकती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा
जो पैंक्रियाटिक सीक्रेशंस है उनमें कमी करने के लिए या कमी होने के लिए ऐसा कहा जाता है कि आप ओरली खाना ना लें। इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट को कौन सी डाइट दी जाती है? ऑप्शन ए सीमित तरल, उच्च कैलोरी व उच्च प्रोटीन, बी सीमित कैलोरी के साथ प्रोटीन पूरक, सी प्रोटीन पूरक सोडियम एवं तरल, सीमित तरल और सोडियम पोटेशियम। देखिए, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया किसी व्यक्ति में, तो पहली बात समझते कि ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता क्या है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का मतलब होता है कि एक ऐसा किडनी डिसऑर्डर जिसमें कि जो प्रोटीन है वो यूरिन में अधिक से अधिक जाने लगता है, ज्यादा प्रोटीन जाने लगता है, जिसके कारण शरीर में कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती, जैसे किसी को सूजन है, चेहरे पर सूजन की शिकायत है, हाथ पैरों में सूजन आ रही है, तो ये हो सकता है कि उसके जो यूरिन में प्रोटीन अधिक जा रहा हो। इसलिए किडनी फंक्शन टेस्ट और जो रूटीन यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी टेस्ट हम लोग करेंगे तो उसमें हो सकता है कि प्रोटीन बढ़ी हुई मिलती है। तो इस कंडीशन में क्या देना चाहिए, कौन सी डाइट देना चाहिए, बहुत ही मायने रखता है। तो ये ऐसे जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, जैसा कि अभी आपको बता दिया गया है कि जब अधिक मात्रा में प्रोटीन यूरिन में के साथ जाने लगे तो इसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम की श्रेणी में रखा जाता है। और जो इसमें डाइट दी जाती है वो है प्रोटीन सप्लीमेंट, सोडियम और तरल को क्या करना है, सीमित करना है, लिमिटेड करना है। जो भी फ्लूइड है अधिक नहीं पीना है, क्योंकि किडनी अभी आपकी अच्छी तरह से काम नहीं कर रही है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोटीन सप्लीमेंट देंगे, क्योंकि प्रोटीन की लगातार कमी हो रही है शरीर में, तो उससे अन्य समस्याएं पैदा ना हो, इसलिए प्रोटीन सप्लीमेंट लगातार दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, डाइटिशियन एम्फाइसीमा के रोगी को कौन सी खुराक लेने का निर्देश देता है? ए कम प्रोटीन कम कैलोरी, बी उच्च प्रोटीन उच्च कैलोरी, सी उच्च कैलोरी नॉर्मल डाइट, उच्च कैलोरी सॉफ्ट डाइट। देखिए, पहली बात समझते हैं एम्फाइसीमा क्या होता है। तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि एम्फाइसीमा एक क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होती है, जिसमें फेफड़ों से संबंधित बीमारी है, सांस लेने में व्यक्ति को प्रॉब्लम होने लगती है। और इसमें होता क्या है कि जो एयर सैक्स होते हैं उनमें वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या उनमें क्षरण होने लगता है, तो उसके कारण ये बीमारी पैदा होती है। तो इसमें जो एम्फाइसीमा में जो डाइट लेने की आवश्यकता होती है, ये होती है उच्च कैलोरी और सॉफ्ट डाइट। डाइट क्या है, सॉफ्ट लेना है। अब सॉफ्ट इसलिए लेना है क्योंकि जो सॉफ्ट डाइट है, क्योंकि वैसे भी जिनको अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम होती हो या सीओपीडी की समस्या हो, उनको पानी या तरल अधिक से अधिक लेना चाहिए। क्योंकि पानी तरल लेने से होगा क्या कि जो उनका बलगम है वो सॉफ्ट हो जाएगा और आसानी से उनकी सांस अंदर आ जा सकती है, आसानी से सांसों का आदान प्रदान आसान हो सकता है। तो सॉफ्ट डाइट लेने के पीछे यही कारण है कि सॉफ्ट डाइट लेने से बलगम है सॉफ्ट हो जाएगा अच्छी तरह, इसलिए इस प्रकार से उच्च कैलोरी व सॉफ्ट डाइट यहाँ पर लेते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड एक्सचेंज लिस्ट डायबिटीज से पीड़ित मरीज को निम्न में सहायता करती है। ऑप्शन ए कुछ खाद्य सामग्री को छोड़ने में, बी मेन्यू की योजना बनाने में, एक दिन के लिए खाद्य सामग्री व भोजन की मात्रा के चयन में, और डी शर्करा स्तर कम होने पर खाद्य सामग्री के चयन में। तो फूड एक्सचेंज, डायबिटीज से एक मरीज पीड़ित है तो फूड एक्सचेंज लिस्ट है जो वो मरीज को सहायता करेगी एक दिन के लिए खाद्य सामग्री व भोजन की मात्रा के चयन में, इसलिए तीसरा ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पल्मोनरी कैंसर का सबसे विशिष्ट लक्षण कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? ऑप्शन ए एयर हंगर, बी एक्सर्शनल डिस्पनिया, सी कफ विद नाइट स्वेट्स, डी परसिस्टेंट और इंटेंस कफिंग। तो जब बात होती है पल्मोनरी कैंसर की, फेफड़ों में होने वाला कैंसर, तो इसका चूंकि फेफड़ों का काम होता है सांस लेना, और इसका जो मुख्य लक्षण है कि कैंसर है तो लगातार क्या होगा
जो भी पेशेंट है उसमें लगातार खांसी आएगी और इंटेंस कफिंग आए होगा, मतलब तेज खांसी आएगी, इसलिए यहां पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, परसिस्टेंट और इंटेंस कफिंग। फेफड़ों के कैंसर के बढ़ने के साथ साथ लगातार खांसी, सांस लेने में तकलीफ, वजन कम होना और थकान जैसे लक्षण अक्सर अधिक ध्यान देने योग्य होते हैं। तो सबसे बड़ी जो इसमें बात होती है ये क्या होती है, लगातार खांसी। तो परसिस्टेंट और इंटेंस कपिंग ये फेफड़ों के कैंसर की सबसे मुख्य लक्षण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए एक असंशोधनीय जोखिम कारक है? मतलब एक ऐसा रिस्क फैक्टर आपको बताना है जिसमें क्या है, कोई हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है सिगरेट स्मोकिंग, बी हाई लिपिड, सी 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला, डी निष्क्रिय जीवनचर्या। देखिए, अब कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है तो सिगरेट छोड़ सकता है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। उच्च लिपिड है, ज्यादा कोई घी या बसा तेल खा रहा है तो उसको भी छोड़ सकता है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। निष्क्रिय जीवनचर्या, कोई लगातार अधिक देर तक सोता रहता है या खा पी करके सो जाता है, तो यदि कोई उसको सही सलाह दे तो हो सकता है वो एक्टिव हो जाए, तो ये भी परिवर्तन कर सकते हैं। अब जिसमें नहीं कर सकते, अब जिसकी आयु 55 वर्ष की हो गई हो, तो ऐसा तो है नहीं कि उसकी आयु को हम लोग 50 वर्ष की कर दें, इसलिए यही ऑप्शन हमारे लिए यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा मां से बच्चे को एड्स स्थानांतरित नहीं होता है? स्तनपान, त्वचा से त्वचा का संपर्क, अपरा, सभी। तो मां से बच्चे को एड्स पहुंचेगा, स्तनपान के द्वारा भी होगा, प्लेसेंटा के द्वारा भी होगा, तो नहीं होगा किसके द्वारा, स्किन टू स्किन कांटेक्ट से एचआईवी ट्रांसफर नहीं होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी फीटल सैक की इंटरनल लेयर है? ए कोरियन, बी योक सैक, सी एमनियन, डी डेक्लाइडुअल। करेक्ट आंसर होगा, जो फीटल सैक की इंटरनल एयर सबसे आंतरिक लेयर होती है ये होती है एमनियन, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्रसव की द्वितीय अवस्था में गर्भाशयी संकुचन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में सुधार हेतु मरीज को कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? ऑक्सीटोसिन, मेथार्जिन, फेनार्गन, डायजिपाम। तो जब भी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की बात है और सेकेंड स्टेज में इसको सुधारना है, तो इसमें जो इंजेक्शन दिया जाएगा ये होता है ऑक्सीटोसिन, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्राइमिंग रेबिडा बताती है कि उसका पिछला मासिक चक्र 15 जनवरी को प्रारंभ होकर 20 जनवरी को समाप्त हुआ। नेगली रूल का प्रयोग करने पर जो प्रसव की संभावित तिथि है वो क्या होगी? 22 सितंबर, 22 अक्टूबर, 8 नवंबर या 28 दिसंबर। तो नेगलिज रूल में अनुसार होता क्या है कि सबसे पहले हम लोग एलएमपी लेते हैं, फिर उसमें 7 दिन जोड़ना है और 9 माह जोड़ना है। तो इसका जो एलएमपी है वो 15 जनवरी को प्रारंभ होकर 20 जनवरी को समाप्त हो रहा है, तो एलएमपी मतलब होगा 15 जनवरी। तो 15 + 7 ये कितना हो गया? 22 जनवरी हो गया। अब 22 जनवरी से जब 9 माह जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा? 22 अक्टूबर आता है। इस प्रकार से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 22 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूट्रस के बाहर गर्भाशयी एंडोमेट्रियल ऊतकों की असमान वृद्धि कहलाती है? ए सिस्टिक फाइब्रोसिस, बी एंडोमेट्रियोसिस, सी मेट्रोरेजिया, डी मेनोरेजिया। तो देखिए, जब भी असमान वृद्धि हो, बढ़ाई कहीं पे असमान वृद्धि हो रही हो, तो और कहां पर हो रही हो, ये एंडोमेट्रियल ऊतक में, यूट्रस के एंडोमेट्रियल टिश्यूज में हो रही है एबनॉर्मल ग्रोथ, तो इसको बोलेंगे एंडोमेट्रियोसिस, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीक्लेम्सिया में ड्रग ऑफ चॉइस है डोपामीन, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। करेक्ट आंसर होगा, जो प्रीक्लेम्सिया की सबसे अच्छी औषधि है, प्रीक्लेम्सिया मीन्स होता है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, और इसकी जो ड्रग होती है ये होती है मैग्नीशियम सल्फेट, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएस से संबंधित क्वेश्चन है तो इसको भी देखेंगे। वेटरन फुटबॉलर डिएगो आर्मेंडो मैराडोना हु हैज पास्ड अवे प्लेड फॉर विच कंट्री? पुर्तगाल, अर्जेंटीना, स्पेन, न्यूजीलैंड। यहाँ पर एक डिएगो मैराडोना एक बहुत अच्छे फुटबॉल के खिलाड़ी थे, तो आपसे इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि वह किस देश से खेलते थे, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्जेंटीना के महान खिलाड़ी थे डिएगो मैराडोना, जिनका की निधन हो चुका है, तो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक नर्सिंग कॉलेज हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक में सबसे अधिक नर्सिंग कॉलेज हैं। विच बॉडी हैज रिप्लेस्ड द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया? किस निकाय ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का स्थान लिया है? ए, मेडिकल बॉडी ऑफ इंडिया, बी, इंडियन मेडिकल काउंसिल, सी, नेशनल मेडिकल कमीशन, डी, मेडिकल कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इसने जो स्थान लिया है, तो अब जो नया काउंसिल है मेडिकल का, नेशनल मेडिकल कमीशन इसको बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, नेशनल मेडिकल कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन अवार्ड इज गिवन फॉर? अर्जुन पुरस्कार निम्न हेतु दिया जाता है: एक्सेप्शनल सर्विस इन इमरजेंसी, ब्रेवरी ऑन बैटलफील्ड, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स, एक्सेप्शनल सर्विस इन सम ड्वेलर्स। करेक्ट आंसर होगा अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, इसलिए यहां पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हैबिचुअल एबॉर्शन को कहा जाता है? ऑप्शन ए, इनइविटेबल एबॉर्शन, बी, इनकम्प्लीट एबॉर्शन, सी, रिकरेंट एबॉर्शन, और डी, थ्रेटेंड एबॉर्शन। हैबिचुअल एबॉर्शन को कहा जाता है रिकरेंट एबॉर्शन, मतलब बार बार होने वाला एबॉर्शन, इसलिए यहां पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गर्भवती महिला को आयरन सप्लीमेंट लेने के लिए सलाह दी जाती है। आयरन सप्लीमेंट को पानी के साथ लेना है, बोरोन सप्लीमेंट को विटामिन सी रिच सोर्स के साथ लेना है, आयरन सप्लीमेंट को चाय के साथ लेना है, और ऑप्शन डी सभी हो जाएंगे। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा, यहां पर ऑप्शन बी में आयरन ही इसको पढ़ना है। आयरन सप्लीमेंट को विटामिन सी रिच सोर्स के साथ लेना है, क्योंकि जब भी विटामिन सी के साथ आयरन को लिया जाता है तो इसका अवशोषण अधिक होगा, जल्दी होगा, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। आयरन सप्लीमेंट को विटामिन सी रिच सोर्स के साथ लेना है, क्योंकि इससे आयरन का जो एब्जॉर्प्शन होता है बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। नेक्स्ट